नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर गौतम सिंह जी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज हमारा चर्चा का विषय है, अक्सर हम लोगों से सुनते आते हैं कि उन्हें सांस लेने में या तो तकलीफ हो रही है या मुश्किल हो रही है, जिसे ब्रेथलेसनेस कहते हैं। तो हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस में से क्या कहा जाता है। मेडिकल साइंस में जो है इसको डिस्निया कहते हैं। डिस्निया मतलब जो है वो सांस लेने में दिक्कत। ये डिस्निया जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे डिस्निया ऑन एक्सर्शन, इसका मतलब जो है चलते समय सांस फूलता है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं डिस्निया एट रेस्ट, इसका मतलब ये है कि सांस फूलता है जब हम बैठे हैं या आराम कर रहे हैं तब भी। और फिर एक टर्म होता है जो उससे ऊपर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया ये मतलब ये होता है कि लेटे समय भी सांस फूल रहा है। तो ये अलग-अलग प्रकार के जो है वो डिस्नी होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो इस हिसाब से की गई है कि आप कितना चलने के बाद आपको साँस फूलना शुरू होता है। तो क्योंकि ये न्यूयॉर्क क्लासिफिकेशन है डिस्निया की, तो न्यूयॉर्क क्लासिफिकेशन न्यूयॉर्क में हम जैसे जानते हैं कि एक-एक ब्लॉक होता है और एक ब्लॉक के बाद जो है दूसरा ब्लॉक होता है, तीसरा ब्लॉक होता है, तो रोड के कितने आप ब्लॉक चल सकते हैं। तो एक ब्लॉक चलने में साँस फूल जाता है तो एनवाईएचए क्लास 4 क्लासिफिकेशन ऐसे 1, 2, 3, 4 क्लासिफिकेशन आती है उसमें। तो ये लेटे-लेटे साँस फूलने से लेके और ये चलने में साँस फूलने तक हो सकता है। एक और डिस्नी होता है जिसमें साँस फूलने की दिक्कत हो जाती है लोगों को और वो स्पेशली होता है रात के करीब 2:30 बजे के करीब। 2:30 बजे से लेके 4 बजे के बीच में अचानक से नींद खुल जाती है, बहुत साँस फूल रही होती है। तो उसको जो है पैरोक्सिमल नॉकटर्नल डिस्निया पीएनडी, पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल डिस्निया का टर्म दिया गया है। तो कई प्रकार के जब हम पेशेंट से डिस्निया की उसकी हिस्ट्री पूछते हैं कि आपकी सांस फूलती है, कब फूलती है, कैसे फूलती है, रात को फूलती है कि नहीं, लेटने के कितनी देर बाद ये शुरू होता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली सांस फूलने की दिक्कत पेशेंट की कहाँ से आ रही है। सर, ये खतरनाक कितना होता है, मतलब व्यक्ति के लिए कितना डेंजरस होता है, या नॉर्मल हो जाता है कुछ समय बाद व्यक्ति? देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि सांस फूलने का कारण क्या है। तो हम ये देखते हैं कि साँस फूलने के कारण जो है वो कई मायने में जो है एक तो जनरल कारण हो सकता है कि पर्सन बहुत वीक हो, यानी कि उसको जो है वो खून की कमी हो बॉडी के अंदर, कमज़ोरी बहुत हो, बहुत बीमार रहता हो, तो ऐसी स्थिति में जो है उसको साँस लेने की दिक्कत हो सकती है। उसके बाद अगर उनको हार्ट की कोई बीमारी हो, तो उसमें बहुत कॉमन है साँस फूलना। लोग अक्सर जो है ये गलती कर देते हैं कि उनको साँस फूल रहा है हार्ट की वजह से, मगर वो साँस की दवाइयाँ ले रहे हैं या रेस्पिरेटरी दवाइयाँ ले रहे हैं। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है लोगों की। और आखिरी में लंग्स की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी जो है साँस फूलने की दिक्कत हो जाती है। और भी कुछ चीज़ें हैं और भी कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें साँस फूलने की दिक्कत हो जाती है। जैसे लिवर की बीमारी में काफ़ी एडवांस स्टेजेस के अंदर भी साँस फूलने की दिक्कत हो जाती है। या पेट के अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, असाइटिस हो जाए पेट के अंदर, तो उसके अंदर भी साँस फूलने की दिक्कत हो सकती है। मगर अधिकतर जो ये दिक्कत होती है, ये हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से होती है, लंग की प्रॉब्लम की वजह से होती है। और इंडिया में क्योंकि अनीमिया बहुत कॉमन है, खून की कमी बहुत कॉमन है, तो इससे भी जो है वो साँस फूलने की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों को। और अगर हम ये चले कि डेंजरस कितना है, जैसे आपने पूछा, तो हमें ये देखना चाहिए कि इसमें कितनी एडवांस स्टेजेस में चला गया है। तो अगर हम ये देखते हैं कि एनवाईएचए क्लास 1 है, इसका मतलब ये है कि वो 1 ब्लॉक तक चल सकते हैं बिना दिक्कत के और 1 ब्लॉक के बाद साँस फूलने लगती है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जे हम जब अपने दोस्तों के साथ या अपने अपने हम उम्र के लोगों के साथ चलते हैं, तो फिर कुछ समय के बाद वो आगे निकल जाते हैं और हमें धीरे होना पड़ता है, क्योंकि हमारी साँस फूल जाती है। तो ये एक बेसिक एनवाईएचए क्लास 1 क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि बीमारी थोड़ी है। और फिर जितना-जितना इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है एनवाईएचए क्लास 3 क्लासिफिकेशन ये कहती है कि आप अपना डेली का जो रूटीन वर्क है, उसको जो है बिना तकलीफ के नहीं कर सकते। यानी कि बिस्तर से उठना, टॉयलेट तक जाना, कपड़े पहनना, नहाना-धोना, इसमें भी साँस फूल जाती है। तो ये एनवाईएचए क्लास 3 क्लासिफिकेशन होती है। ये एक एडवांस स्टेज होती है उससे। और ऑफ कोर्स अगर आप बैठे हैं, लेटे हैं, तब भी आपकी साँस फूल रही है, तो ये एनवाईएचए क्लास 4 क्लासिफिकेशन होती है, जो कि ये बताती है कि बीमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत है पेशेंट को। सर, इसका डायग्नोस किस तरीके से हो सकता है कि अगर पेशेंट को तो मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि
कई बार क्या होता है कि उसे लाइफ में या महीने में 1-2 बार ये कंडीशंस आती है, तो वो तो ये हाँ जी, समझेगा नॉर्मल सी कंडीशन है, कोई बात नहीं, सही हो जाता है थोड़ी देर में। तो हाँ इसका जी। डायग्नोस किस तरीके से करा जाता है? देखिए सबसे पहले जो है वो आप जब ये प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको पहले तो चेकअप करता है, जिसमें अपना स्टेथोस्कोप लगा के आपके लंग्स को सुनता है। तो लंग्स के अंदर जो है वो 2 प्रकार के आवाज़ जो है वो डॉक्टर बड़ी ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। बहुत ही शुरुआती तौर में हमारे को अपने मेडिकल करियर में ये सिखाया जाता है। तो उसके अंदर जो है एक आवाज़ होती है जिसको हम रोंकाई कहते हैं, और एक आवाज़ होती है जिसको हम क्रेपिटेशंस कहते हैं। रोंकाई जो है एक आवाज़ होती है, जैसे सीटी बजती है इस तरह की आवाज़ होती है। तो जैसे अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर रोंकाई ज़्यादा होते हैं। तो सीटी बजने वाली आवाज़ जो है, जिसको आम भाषा में लोग जो है साँय-साँय आवाज़ भी कहते हैं। तो साँय-साँय करके उनकी जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। तो शुरुआती तौर में जो सुनाई देती है, और अगर ये बीमारी बढ़ जाएगी तो ये आम बैठे-बैठे आप बिना किसी स्टेथ के भी कान से सुन सकते हैं। इस तरह की आवाज़ उनकी साँस में आती है। और जो हार्ट की बीमारी होती है उसके अंदर क्रेपिटेशंस ज़्यादा आते हैं। हालाँकि लंग्स की भी कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसमें थोड़े बहुत क्रेपिटेशंस आ जाते हैं, और हार्ट की भी कुछ ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर थोड़े बहुत रोंकाई आ जाते हैं। मगर अधिकतर जो रोंकाई होते हैं वो रेस्पिरेटरी बीमारी की तरफ आइडेंटिफ़ाई करते हैं, और जो क्रेपिटेशंस होते हैं वो हमारे को हार्ट की बीमारी की तरफ जो है वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्रेपिटेशन जो है हमारे को किस तरफ से सुनाई दे रहे हैं। अगर लंग्स जो है, हमारे फेफड़े जो हैं, उसके नीचे से ज़्यादा और ऊपर आते-आते कम होते जा रहे हैं, और बिल्कुल जैसे-जैसे हम लंग्स के ऊपर आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही कम ब्रोंकाई हो गए हैं, तो ये टिपिकली हार्ट की बीमारी के अंदर होता है। क्योंकि एक तरह से लंग्स के अंदर पानी भर रहा है, तो नीचे ज़्यादा होगा और ऊपर आते-आते जो है वो कम होगा। तो उसी तरह से क्रेपिटेशन का जो साउंड होता है, आवाज़ उसकी जो होती है वो ऐसी होती है जैसे हम स्ट्रॉ को जो है वो बहुत कम पानी के अंदर या तो खींचे या उसके अंदर बुडबुडे बनाएँ। हवा फेंक के स्ट्रॉ में से पानी में हम जब गुड-गुड बुलबुले बनाते हैं, तो उस तरह की आवाज़ जो है वो आती है क्रेपिटेशन में, क्योंकि लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होते हैं, जो एक एयर सैक्स होते हैं, उनके अंदर पानी भर जाता है, और जब हवा उसके अंदर जाती है तो बिल्कुल उसी तरह की आवाज़ निकलती है, जैसे स्ट्रॉ को जो है वो कम पानी में खींचने की आवाज़ निकलती है। तो इस तरह की आवाज़ अगर नीचे की तरफ ज़्यादा है और ऊपर की तरफ कम आती जा रही है, तो डॉक्टर आइडेंटिफ़ाई कर सकता है कि ये जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम से आ रहे हैं। उसके बाद अब एडवांस डायग्नोसिस है, जैसे कि हम सिंपल एक हीमोग्लोबिन टेस्ट करा सकते हैं ये देखने के लिए कि हीमोग्लोबिन कैसा है पेशेंट का। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है इसके अंदर। इकोकार्डियोग्राफी से हमारे को लंग्स की, हार्ट की कंडीशन जो है वो बहुत अच्छे से पता चल जाती है। हार्ट कितना काम कर रहा है, कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन कैसी आ रही है और उसकी रिलैक्सेशन कैसी आ रही है। उन दोनों के बारे में जानकारी मिल जाती है, और हमें ये पता है कि अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कम होती जाएँगी, तो उसको हार्ट की बीमारी जो है वो ज़्यादा है, और क्रेपिटेशन जो है वो हार्ट की बीमारी की वजह से आई है। और एक्स-रे चेस्ट जो हम कर लेते हैं, उससे हमें लंग्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। आज भी एक्स-रे बहुत ही कॉमन टेस्ट है, बहुत ज़रूरी टेस्ट है, जिसको कई बार लोग मिस कर देते हैं। लोग सीधे सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन कराते हैं और एक्स-रे नहीं कराते। तो कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो मिस हो जाती हैं, जो एक्स-रे में पकड़ी जाती, और सीटी स्कैन या एमआरआई के स्कैन के बाद जो है, वो ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो जाती हैं कि वो कौन-सी बीमारी चल रही है। तो सिंपल टेस्ट जो है, उससे आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है कि ये हार्ट का तरफ से जो है वो दिक्कत आ रही है, लंग्स की या हीमोग्लोबिन की दिक्कत आ रही है। और इसके बाद कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम एंटी प्रो बीएनपी करते हैं। तो ये एंटी प्रो बीएनपी जो है, ये टेस्ट ऐसा है जो बिल्कुल एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लेता है कि सांस की दिक्कत जो है वो हार्ट से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसको करने से जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है, और उसका इलाज उसके हिसाब से किया जा सकता है। सर, इसका क्या मेंटल हेल्थ से भी कोई रिलेशंस होता है? देखिए, जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक फिज़िकल फ़िटनेस के लिए। क्योंकि अगर किसी की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो वो फिज़िकली भी अपने आप को फिट नहीं रख सकते। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बॉडी की फ़िटनेस है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे को हमारे हर फ़ंक्शनैलिटी के लिए। तो इसी तरह से जो है, अगर हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी जो है वो आ सकती है, अगर हमारी एक मेंटल फ़िटनेस अच्छी नहीं है। उसके बाद जो है कई बार मेंटल डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं या एंग्ज़ायटी के पेशेंट्स होते हैं, वो उनके अंदर भी जो है वो साँस की दिक्कत लेके वो आते हैं।
मगर डॉक्टर उसको बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये एक्चुअली कोई पैथोलॉजिकल हार्ट या लंग की प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक साइकेट्रिक इलनेस है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और उसकी मेडिकेशन से वो अक्सर जो है वो बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। सर जैसे, और इसका जो शॉर्ट एक वर्ड होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो ये दोनों सेम थिंग्स होते हैं या दोनों डिफरेंट होते हैं? हाँ, ब्रेथलेसनेस जो है हम एक टर्म यूज करते हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट ये कह रहा है कि जी मुझे सांस फूलने की दिक्कत है, तो हम ये कहेंगे पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस। और जब डॉक्टर उसी पेशेंट को जो है वो डिस्कस कर रहा है, तो वो ये कहेगा कि द पेशेंट केम विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये एक ही चीज है, मगर इसको एक जैसे कि मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा और आप बोलेंगे तो उसको आप बोलेंगे। तो एक एक ही चीज को कैसे एड्रेस करते हैं। तो पेशेंट जब अपनी कंप्लेन करेगा, हम पेशेंट की तरफ से बोल रहे हैं, तो हम कहेंगे पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस। और हम किसी डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं कि वो पेशेंट आया, तो हम कहेंगे पेशेंट केम विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, खाली उसका जो है कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है। सर इसमें मेडिकल साइंस में इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? देखिए, हम जब ये देखते हैं कि सबसे पहले जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम किस वजह से है। अगर प्रॉब्लम जो है वो अनीमिया की वजह से है, तो अनीमिया का जो है वो कोर ट्रीटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके अंदर जो है अगर हमें ब्लड देने की ज़रूरत है, बहुत खून की कमी है तो ब्लड देना पड़ेगा। अगर जो है वो थोड़ी कमी है तो हम उसको टैबलेट्स या इंजेक्शंस भी दे सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही माइनर सी कमी है तो हम इनको एक अच्छी न्यूट्रिशन और अच्छी डाइट लेने की एडवाइस देते हैं। उसके साथ-साथ हम जो है वो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको कई बार हमें डायूरेटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। जिसका मतलब ये ऐसी दवाइयाँ जिससे पेशाब ज़्यादा बनती है। ऐसी दवाइयाँ देने से जो है उनकी बॉडी के अंदर जो है पानी का कंटेंट कम हो जाता है। लंग्स के अंदर जो फ्लडिंग या ओवरफ्लोइंग है पानी की, वो कम हो जाती है और उससे उनकी साँस फूलने की दिक्कत कम हो जाती है। सर इसके लिए आप कुछ अलग से डाइट प्लान भी बताते हैं या खाना वो नॉर्मल रख सकते हैं अपना? देखिए, जो अनीमिया के पेशेंट्स हैं, स्पेशली जब हम उनकी बात करें तो उनके अंदर जो है वो एक अच्छा डाइट प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं। और बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि हम अपने खाने को जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के तौर पे देखें, कि खाने में कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट की मात्रा भी जो है वो पूरी हो। कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं कि जो है वो कम से कम 30 से 60% जो है कार्बोहाइड्रेट हो एक नॉर्मल डाइट के अंदर, और 40% के करीब जो है वो प्रोटीन हो खाने के अंदर, और करीब 10 से 15% जो है वो फैट भी हो खाने के अंदर। तो इस हिसाब से हम जो है एक डाइट को प्लान करते हैं। बट अधिकतर जो है आम भाषा में अगर हम इसको समझना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि खाने की जो थाली है, वो भरी हुई होनी चाहिए, रंग-बिरंगी होनी चाहिए। जितने उसके अंदर रंग होंगे, जैसे इसके अंदर पीला रंग होगा दाल का, उसके अंदर जो है सफ़ेद रंग होगा दही का, उसके अंदर जो है हरा रंग होगा कोई सब्जी का, और उसके अंदर ब्राउन कलर होगा रोटी का। तो आपने एक बैलेंस डाइट अपनी बना ली है जिसके अंदर जो है हर चीज़ लगी हुई है। तो ये एक अच्छी डाइट है। और फल फ्रूट की हम ज़्यादा जो है इसमें एनकरेज करते हैं पेशेंट को लेने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा फल लें और जो सीज़नल फ्रूट है, उसी पे कॉन्संट्रेट करें। कई बार पेशेंट्स के मन में ये दिमाग में ये होता है कि भाई बीमार हो गए तो इनको नारियल पानी पिलाओ या इनको कीवी खिलाओ, शायद यही चीज़ ज़्यादा अच्छी है, या डायबिटिक हो गए तो खाली पपीता खिलाओ। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सही चीज़ ये है कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा फल की वैरायटी बदलते रहना चाहिए, और हर टाइप के फल के अंदर अलग-अलग विटामिन्स होते हैं, अलग-अलग कंसंट्रेशन उसके अंदर जो है न्यूट्रिशंस की होती हैं, जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं। तो जितना हम फल की वैरायटी लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। तो ये तो बात हो गई डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अगर हम ये बात करें कि हमारे जो रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए क्या इलाज रहता है इसका? तो हम ये देखते हैं हमारे जो रेस्पिरेटरी के पेशेंट्स हैं, उसके अंदर ज़्यादातर हमारे को जो दवाइयाँ देनी पड़ती है वो ब्रोंकोडायलेटर्स हम देते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं और उनके जो एल्वोलाइज़ हैं, उनके अंदर जो सिकुड़न आ गई है, उसको डायलेट कर देते हैं, मतलब उसको अच्छे से फुला देते हैं। तो आप ये समझिए कि एक जो एल्वोलाई होता है, वो एक छोटे गुब्बारे की तरह होता है, और अगर वो गुब्बारा जो है जितना पिचका हुआ रहेगा, उतना जो है उसमें हवा भरना दोबारा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम जो है ब्रोंकोडायलेटर दे देते हैं, तो उसके अंदर जो है वो अच्छा ईज़िली डायलेटेशन हो जाता है, उसकी स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, अच्छा डायलेटेशन हो जाता है, और ब्रीथिंग उसके अंदर जो है वो और आराम से हो सकती है। तो ये एक मेनस्टे रहता है हमारे ट्रीटमेंट का, जो कि अगर रेस्पिरेटरी के पेशेंट रहते हैं। और जो रेस्पिरेटरी के पेशेंट रहते हैं, उसमें भी एक बड़ी जो है वो एक वहम है लोगों के अंदर, कि अगर हमारे को जो है वो पंप स्टार्ट हो गया तो वो अच्छी बात नहीं है, अभी टैबलेट पे ही पहले हम कोशिश क्यों ना कर लें।
तो जी, आज आपके माध्यम से मैं सारे व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि जी जो पंप होता है उसके अंदर जो दवाई की मात्रा होती है वो 1000 गुना कम होती है टैबलेट से। और जी, टैबलेट जब हम खाते हैं तो पहले वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमारे लिवर में डाइजेस्ट होती है, हमारे पूरे बॉडी के हर जगह अब्जॉर्ब होती है, हर जगह इसका कोई ना कोई इफेक्ट होता है। हाथ के अंदर जो है इसका इफेक्ट ये होता है कि हाथ अनस्टेबल हो जाता है, हल्का वाइब्रेट करने लगता है। इसी तरह से जो है वो कभी-कभी इससे हल्की सी घबराहट हो जाती है इस दवाई से। मगर अगर इन्हेलर से लिया जाए, नेबुलाइज़र से लिया जाए या इसको जो है वो मुँह से डायरेक्टली जो साँस में दवाई ले लेते हैं, अगर उस तरह से लिया जाए, जिसके रैप्सूल्स भी आते हैं आजकल जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो ये जो है वो डायरेक्टली लंग्स में जाके एक्ट करेगी। पहली बात तो ये कि दवाई की मात्रा जो 1000 गुना कम जा रही है हमारी बॉडी के अंदर और दूसरी चीज़ ये है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो लंग्स के अंदर ही है। तो बॉडी के ऊपर जो है वो एज़ सच इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो हमारे को बिल्कुल भी जो है इन्हेलर से परहेज़ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें एनकरेज करना चाहिए कि इन्हेलर्स ही पहले इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेलर पे ही रहें, जिससे कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स जो है वो कम आएँ। और आखिरी में जब हम बात करते हैं हमारे हार्ट के पेशेंट्स के लिए, तो डेफ़िनेटली हार्ट के पेशेंट्स के लिए एक मल्टी फ़ैसेटेड ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर उनका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, क्योंकि अधिकतर जो हार्ट के पेशेंट्स होंगे, उनका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी जो है बढ़ा हुआ होगा। उनके अंदर एनीमिया भी होगा और उनके अंदर बॉर्डरलाइन रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ भी होगी। क्योंकि आप मान लीजिए कि 65 साल का एक मेल व्यक्ति आ रहा है, तो ये भी कहता है कि हाँ जी, मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, तो उसकी थोड़ी-सी रेस्पिरेटरी एलिमेंट भी है, हीमोग्लोबिन भी थोड़ा-सा कम हो गया है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी सेट इन हो गया है। तो ये एक मल्टी फेसेटेड ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हार्ट का जो ट्रीटमेंट है, वो एक हर चीज़ को कवर करके चलता है। लंग्स को भी कवर करके चलता है, एनीमिया को भी कवर करके चलता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को भी कवर करके चलता है और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि पेशाब ज़्यादा बनाने की जो दवाई होती है जिससे यूरिन ज़्यादा आता है, डाययूरेटिक्स हम उसको कहते हैं। तो डाययूरेटिक्स अलग-अलग स्ट्रेंथ के डाययूरेटिक्स होते हैं, जो हल्के डाययूरेटिक होते हैं या कोई जो है वो बहुत तेज़ डाययूरेटिक होते हैं। तो उस तरह से हम डिवाइड करके पेशेंट के हिसाब से वो मेडिकेशन देते हैं, जिससे कि उनकी जो है वो साँस लेने की दिक्कत कम हो जाती है और उनके उनकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उनकी साँस जो है वो बेटर हो जाती है। अगर प्योरली ये कार्डियक एक इश्केमिक कार्डियक ब्रेथलेसनेस है बिकॉज़ ऑफ एनी इश्केमिक रीज़न, तो उसके अंदर कुछ ऐसे हमारी दवाइयाँ आती हैं जो हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स को जो है वो खोल देती हैं, डायलेट कर देती हैं और ब्लड फ्लो उसमें बढ़ा देती हैं। तो वो ऐसी दवाइयाँ देने से भी जो है साँस की दिक्कत उनकी कम हो जाती है। कई बार पेशेंट सांस की दिक्कत को एंजाइनल पेन को कंफ्यूज रहते हैं कि वो एंजाइनल पेन है कि सांस की दिक्कत है। एंजाइनल पेन ये होता है हार्ट का दर्द होता है जब हम चलते हैं तो हमारे को छाती में दर्द होता है। तो कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, हार्ट के दर्द को वो सांस की दिक्कत से जो है वो समझते हैं। वो नहीं समझ पाते कि ये उनको जो है चलने में छाती में दर्द हो रहा है। वो सोचते हैं कि सांस फूल रही है मेरी। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको एंटी एंजाइनल ट्रीटमेंट हम देते हैं। जो एंटी एंजाइनल ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और बिल्कुल जो है वो काफ़ी हद तक अपने आप को जो है वो चुस्त और दुरुस्त महसूस करते हैं। सर, क्योंकि नॉर्मल हम सबको एक्सरसाइज के लिए बताते हैं, तो आप उन्हें किस तरह एडवाइस करेंगे कि किस तरीके की एक्सरसाइजेज करनी चाहिए या नॉर्मल रूटीन की एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए एक्सरसाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको साँस की दिक्कत है और जो कार्डियक पेशेंट्स हैं और उनको साँस की दिक्कत है उनके लिए भी और जो एनीमिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी। ऑफ कोर्स जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं, उनको ब्रोंकोडायलेटर्स लेके वो अपनी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं और उनके लिए एक्सरसाइज़ जो है वो थोड़ी-सी हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज़, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ जिसको हम बोलते हैं। आम भाषा में आजकल जो है लोम-विलोम बहुत ज़्यादा कॉमन है, बाबा रामदेव की जो जी, एक्सरसाइज़ेज़ बताते हैं लोग, तो वो एक्सरसाइज़ेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं पेशेंट्स को, जिनको रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है। मगर जिनको हार्ट की दिक्कत है या जिनको एनीमिया की दिक्कत है, उनको थोड़ी-सी जो है वो अपनी कार्डियक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कार्डियक ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप अपने आप को उस लिमिट तक ले जाइए, जिस लिमिट तक आपको तकलीफ सहन होती है या आपको तकलीफ हो जाती शुरू हो जाती है और आप धीरे, धीरे, धीरे अपनी लिमिट को बढ़ाना शुरू करिए। इसको स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में स्टैमिना ट्रेनिंग कहते हैं और इसको कार्डियक लैंग्वेज में जो है कार्डियक एक्सरसाइजेज़ कहते हैं या कार्डियक रिहैबिलिटेशन कहते हैं या कार्डियक ट्रेनिंग कहते हैं। तो पेशेंट को जो कार्डियक ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज़ के लिए हम एनकरेज करते हैं। उसके अंदर जो है जॉगिंग हो सकती है, उसके अंदर रनिंग हो सकती है, स्किपिंग हो सकती है, जंपिंग जैक्स हो सकता है। तो कोई भी एक्टिविटी जो आपकी हार्ट रेट को बढ़ाती है धीरे-धीरे,
उस एक्टिविटी को हम एनकरेज करते हैं, जिससे कि उनकी जो है वो धीरे धीरे उनकी साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जिसको करके अब धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, आपकी तकलीफ जो है वो कम होती जाएगी और आपका स्टेमिना भी बढ़ता जाएगा और आप एक्टिविटी अपनी ज्यादा कर सकते हैं। सर एंड में आप पेशेंट्स को जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है ब्रेथलेसनेस की, उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, जाते जाते मैं अपने पेशेंट्स को जिनको ब्रेथलेसनेस की दिक्कत होती है, उनको सबसे पहले मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने रूटीन को सेट करिए। आपका खाना-पीना जो है वो बड़ा टाइमली होना चाहिए और बिल्कुल भी बेढंगा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि रात का खाना जो है वो बहुत ही लाइट और हल्का होना चाहिए। कभी भी पार्टीज़ में भी जा रहे हैं, शादियों का मौसम आता है, शादी में भी चले जाते हैं और ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उससे हमारे को रात में जो है वो दिक्कत होती है और जिनको साँस की दिक्कत है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर आपको जो है वो साँस की दिक्कत है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, इसको डायग्नोज़ करिए कि ये किस वजह से हो रही है। उसका प्रॉपर इलाज लेने से आपको बहुत लंबे समय तक फ़ायदा होगा और अगर साँस की दिक्कत आ रही है, तो डेफ़िनेटली आपके लंग्स में या हार्ट में कोई ना कोई जो है वो कमी आ रही है और उसको प्रॉपर अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे समय रहते, तो आगे चल के जो है ये एक बड़ी दिक्कत बन जाएगी। उसके बाद जो हमारे थोड़े से ज़्यादा उम्र के पेशेंट्स हैं, जो बुज़ुर्ग पेशेंट हैं, उनको मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आपको एक चीज़ का बहुत ख़ासा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको रात में सोते समय या सोने के बाद आपकी नींद खुल जाए साँस की दिक्कत से, तो आप तुरंत जो है वो उठ के बैठ जाइए और आप अपने घर में आस-पास लोगों को अलर्ट करिए कि आपको ये दिक्कत हो रही है और बिल्कुल चांस नहीं लीजिए, तुरंत आपके नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है, उसमें जाइए और आप अपना इलाज वहाँ पे लीजिए। आप इस चीज़ का इंतज़ार मत करिए कि शायद सही हो जाएगा, थोड़ी देर और इंतज़ार करके देख लेती हूँ। बच्चे तो अभी जो है काम करके आए हैं, सो रहे हैं, थके हुए हैं, मैं उनको क्यों उठा लूँ? तो बुज़ुर्गों के मन में अक्सर इस तरह के विचार चलते हैं और इस तरह के विचार जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाते हैं, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाते हैं। बच्चे कभी नहीं चाहते कि हम अपने माता-पिता को जो है वो सीरियस कंडीशन में पाएँ और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको पीएनडी हो रहा है, यानी कि रात के 2:30 बजे के करीब अगर आपकी साँस फूल रही है, तो बिल्कुल समय ज़ाया नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। उस समय पानी नहीं पीना चाहिए, दूसरी चीज़ उस समय जो है लेटना नहीं चाहिए, हमें पैर लटका के बैठने चाहिए और चौथी चीज़ सबको हमें जो है वो इमीडिएटली कॉल करना चाहिए और कॉल करने के बाद हमारे को तुरंत हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी इस टॉपिक पे और हम दर्शकों से भी कहेंगे अगर जिन्हें ये प्रॉब्लम है, तो जो डॉक्टर साहब ने एडवाइस दी है, उस एडवाइस को फॉलो करें। धन्यवाद आपसे। धन्यवाद नमस्कार जी। डॉक्टर साहब। नमस्कार।